नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट 2025 लोकसभा में पेश किया। बजट में मिडिल क्लास को जैसे एक बड़ा तोहफा मिल गया। इस बार के बजट में सरकार ने महंगाई और टैक्स के स्लैब में लोगों को राहत देने का प्रयास किया है और इसके साथ ही युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी और यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था, जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए था और अब 24 लाख रुपए की आय पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो छूट है वो मिलेगी और इसके साथ ही 15 से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। कुल मिलाकर जनता एक बड़ी राहत उनको मिली है। जो उम्मीद कर रही थी उस उम्मीद पर यह बजट खरा उतरता दिखाई दिया है। अब आने वाले समय में इकोनॉमी के साथ जीडीपी में कितना बदलाव देखने को मिलेगा, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, शेयर मार्केट में गिरावट क्यों हुई इस बजट के बाद, इनकम टैक्स में कौन से 3 बड़े बदलाव भी देखने को मिले और विपक्ष आखिर क्यों इस बजट से नाखुश नजर आया। देखिए बजट से जुड़े ये महत्वपूर्ण बिंदु और साथ में सुनाएंगे कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी सहित सत्ता पक्ष ने बजट पर क्या कुछ कहा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। हर एक क्षेत्र का, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो,
चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक एक, चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, जिससे कुछ चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 7 रुपए घटकर 1,797 रुपए हो गए हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, 36 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट, लेदर गुड्स और एलईडी टीवी सस्ते हुए हैं। उधर बजट में जो चीजें महंगी हुई हैं, उनमें फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले और फैब्रिक महंगा हुआ है। शेयर मार्केट के लिए बजट थोड़ा मायूसी लेकर आया। बजट में 12 लाख तक टैक्स फ्री होने के बाद भी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। पीएसयू स्टॉक्स भी टूटे, लेकिन कुछ शेयर ने कमाल किया। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स बिल का ऐलान किया है, जो अगले सप्ताह से लागू होगा। उधर इनकम टैक्स को लेकर 3 बड़े बदलाव भी देखने को मिले। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई है। अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई है। बजट को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खुश नजर आए। आज कई मीम्स भी वायरल हुए, लेकिन विपक्ष इससे नाखुश नजर आया। अगर मेरी जानकारी सही है तो ये सरकार का 12वां बजट है। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? ऐसी कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ न कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। देखिए, बजट तो अपनी जगह है, उस पर हम टिप्पणी करेंगे, निराशाजनक है। पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये सरकार कितनी क्रूर और असंवेदनशील हो गई है कि मैंने स्वयं राज्यसभा में 258 रूल के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि सैकड़ों लोगों की जान कुंभ मेले में गई और कुंभ मेले में हम संवेदना तक व्यक्त करने के लिए तैयार हैं, शोक प्रस्ताव तक लाने को नहीं तैयार है। इस सरकार लिस्ट जारी करने को नहीं तैयार है। भाई, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल बिहार में चुनाव है। तो बिहार का चुनाव को रख के सर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया है, जहां पे हर चीज बिहार को दिया है। पिछला बार भी 2024 में जुलाई में जब बजट पेश किया था तो आपने देखा था सब कुछ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का तो चुनाव हो गया, अब इस साल बिहार में चुनाव है। आंध्र प्रदेश में 4.5 साल कोई चुनाव है नहीं, सब कुछ बिहार के लिए किया गया। और जहां तक बंगाल का सवाल है, पिछले 10 सालों में जब से ये सरकार सत्ते में आई है, जब से बीजेपी सदन चला रहे, जब से सरकार बनाई है, 2014 साल से आज तक कुछ नहीं मिला बंगाल को।
ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है। और आज भी यही है, बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी। तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है, सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है, दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। मैं कहूंगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है, ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। तो बिहार भी उम्मीद कर रहा होगा। आपने 12 लाख लोगों के लिए टैक्सेस किया और आप हमको 10 लाख से 2 लाख बढ़ा दिया, और आप उसके बाद इधर जो 25 लाख वाले लोग हैं, अन्य लोग हैं, उसको आप 30%, 40% टैक्सेस को बढ़ाते चले गए। तो पैसा तो आप इस देश के जनता से ले ही रहे हो, आप इसको आप उठा करके देखो ना। आप हेल्थ सेक्टर को उठा के देखो, आप एजुकेशन सेक्टर को उठा के देखो, आप खाद को उठा करके देखो, आप बीज सेक्टर को उठा करके देखो, आप फार्मर्स पर उठा करके देखो, आप संविदा पर, अग्निवीर वाले पर उठा करके देखो। जो बजट को बेसिकली संविदा से देश को मुक्त करना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। ममता, आशा, जीविका, इन सब पर कोई चर्चा नहीं होती है। देखिए, सैलरी क्लास के लिए अच्छा है, मैं इसकी सराहना करती हूँ, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, उधर सोचना चाहिए था ना। जो आप उनको राहत दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो परचेस करेंगे तो उनको तो टैक्स कट ही जाएगा ना। तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसका अफसोस है। और हमारे देश में 140 करोड़ आबादी है, जिसमें 9 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। बाकी के बारे में भी सोचना चाहिए था कि उनका क्या है, तो उस पर उस तरह से नहीं फोकस किया गया है। और तीसरी बात है कि बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं सोचा गया, नहीं तो ये जापान जैसी स्थिति होती जाएगी, क्योंकि बुजुर्गों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर बजट 2025 का इंतजार खत्म हुआ और पिटारे से आमजन के लिए काफी कुछ निकला, लेकिन इससे 2047 का संकल्प और देश की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रगति देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो बजट का इंतजार खत्म हुआ, बजट भी आ गया, टैक्स में छूट भी मिल गई और आवाम भी खुश नजर आई। और आज लगभग दिन भर सबको सुनने के बाद एक बात तो समझ में आई है कि सब लोगों ने कहा कि एक लंबे समय बाद एक ऐसा बजट आया जो जनता से कनेक्ट करने वाला था। अब देखिए, विपक्ष है, उनको कुछ कमी पूर्ति लगी होगी, उन्होंने अपने नजरिए से आज बात रखी है, लेकिन बाकी सारी प्रतिक्रिया आज जो सब जगह से आई, जिन्हें मैंने सुना है, सभी ने कहा कि जनता से कनेक्ट करने वाला बजट था। और ये तो एक बहुत ही बड़ा तोहफा जैसा था, जो 12 लाख की टैक्स की जो एक छूट दी गई है, यदि आपकी इनकम 12 लाख है तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट था आज, मुझे लगता है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी। हेल्थ को लेकर, यदि दवाइयों को लेकर मैं बात करूं, उसमें भी एक बहुत अच्छी राहत कहीं ना कहीं देते नजर आए हैं। बड़ा सेक्टर होता है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी। तो इन सब को लेकर बजट को आज सबने ऐसे ही प्रतिक्रिया दी, बजट अच्छा था, कम से कम डिस्कशन करने के लिए वो चीजें थी। शेयर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई, बाद में धीरे धीरे रिकवर हुआ। कितना और ग्रोथ होगी, सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए।
कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आर्थिक मामलों की जानकार हैं डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शेयर मार्केट एक्सपर्ट विनीत राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पिंकी जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? हाँ राखी जी, सुन रही हूँ। पिंकी जी, टैक्स में छूट, आवाम खुश। आज दिन भर जो प्रतिक्रिया सुनने को मिली और कल तक जो डिस्कशन हम कर रहे थे वो यही लग रहा था लोगों को कि टैक्स में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। एकदम वो तो एकदम कहते हैं ना कि बड़ा वाला गिफ्ट बनकर आया वो। लेकिन ओवरऑल सारी चीजों को देखें, जैसे कुछ सस्ती हुई हैं चीजें, कुछ महंगी हुई हैं, और इकोनॉमी का भी एक कल तक जीडीपी का एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 6.3 से 6.8 तक का अनुमान जिस तरीके से लगाया जा रहा था। ओवरऑल बजट को यदि देखें और अपनी अर्थव्यवस्था से कनेक्ट करें आने वाले समय के लिए, तो आप कैसा देखती हैं? राखी जी, जैसे कि पूरे मार्केट में रुझान है कि जो बजट है वो काफी आम जनता से कनेक्ट करने वाला बजट है। आज तक हम लोगों को बड़ी शिकायत रहती थी निर्मला सीतारमण जी से कि वे आम जनता की बात को समझती नहीं है। वो उनके जो जितने भी वे योजनाएं लेकर आई या जो भी बजट, और कोविड के टाइम पर भी उन्होंने जितने भी रिफॉर्म्स लेकर आई वे, तो काफी कंफ्यूजन लोगों में रहते थे। बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी और बहुत टिपिकल लैंग्वेज उनकी हुआ करती थी। तो वो बजट लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाते थे लोग उन बजट से। लेकिन इस बार का जो बजट है उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली चीजों को डिफाइन किया है। बजट को उन्होंने फोकस दिया है कि वो गरीबों के लिए बजट है, वो युवाओं के लिए बजट है, अन्नदाता के लिए है और नारी के लिए है। और जितनी भी हमने अभी डिस्कशन में देखा, जो आपके नेता बोल रहे थे या जितने भी लोगों के रुझान है, उसमें हमने ये देखा कि सभी लोग बजट को उसी तरफ बता रहे हैं। लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट या एज एन इकोनॉमी में अगर बात करूं, तो मुझे बजट में कोई बहुत बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई बड़ी घोषणाएं की गई हो, या इंडस्ट्री के लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट भी लुढ़क गया है, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई बहुत ज्यादा बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं। हाँ, ये जरूर है राखी जी कि ओवरऑल अगर हम टैक्स में छूट देते हैं तो किसी के पास अगर पैसा बच रहा है, या बुजुर्गों को उन्होंने एफडी पे इंटरेस्ट और इस तरह से छूटें अगर दी हुई हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं खपत बढ़ाएंगी, मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगी, खपत बढ़ेगी। लेकिन कितनी बढ़ेगी? जैसे कि अभी एक नेता थी, उनका मैं सुन रही थी, उन्होंने बोला कि कुल जमा 9 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, बाकी लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। तो टैक्स में छूट देना जो आज एक बहुत बड़ा हाईलाइट है कि 12 लाख तक हम टैक्स में हमने छूट दिया है, वो हाईलाइट बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव दिखाई देता है। लेकिन बहुत के पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो इकोनॉमी में पड़ेंगे, ऐसा कुछ देखने में नहीं आने वाला है। तो एक जो बाजार बहुत बड़े किसी अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा था, वो अनाउंसमेंट फिलहाल बजट में देखने को नहीं मिला है। हाँ, लेकिन जरूर ये जनता से तो कनेक्ट कर रहा है अपने आप को, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए और गरीबों के लिए है, जैसे कि बजट में दिख रही है। ठीक है पिंकी जी, वापस आऊंगी। विनीत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? विनीत जी, नमस्कार सारे पैनल। हाँ विनीत जी, हम कल भी चर्चा में थे, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, और हम शेयर मार्केट पर बात कर रहे थे। एक चीज को हमने होल्ड किया था कि जब ये बजट आएगा उसके बाद एक्चुअल पोजीशन समझ में आएगी कि शेयर मार्केट को लेके क्या हो सकता है। फिलहाल जो बजट आया है और आज जो बजट आया, उसमें 2 चीजें मैंने देखी। एक तो शेयर में जो गिरावट देखी गई, धीरे धीरे करके रिकवर हुआ, और कुछ शेयर्स बहुत अच्छे भी हुए। इसे कैसे देखते हैं आप, और जो एक बजट आया है उसको किस तरह से शेयर मार्केट के लिए आने वाले समय में देख रहे हैं? मैम देखो, जो बजट आया है शेयर मार्केट के लिए आने वाले समय के लिए अच्छा है। रीजन बीइंग के इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, लोग अपनी एसआईपीज और इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, पैसा बचेगा उनके पास में, तो इन सारी चीजों के ऊपर फोकस होगा। जहां अभी एक कोई भी नॉर्मल बंदा 12-12.5 लाख रुपए तक का टैक्स पे करता था, उसके अंदर करीब वो 30-35 हजार रुपए तक का टैक्स पे कर देता था। अब वो 30-35 हजार तक का टैक्स
जो हमारे पास में बच रही है उसके अंदर काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की साइड पे आएगी, और उस स्टॉक मार्केट के अंदर जब आएगी इन्वेस्टमेंट तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू स्टॉक मार्केट से काफी अच्छा जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो हम लोग वहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट के पास में जा रहा है, वहां पे भी उनका उस चीज पे बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूँ तो ये जो 12 लाख का है उसके अंदर है तो 80% लोग जो हैं वो टैक्स स्लैब में से बाहर निकल जाएंगे, जो टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स स्लैब में से बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ से तो उनको एक जो खजाने के अंदर हमारे पास में टैक्स कम जाएगा, लेकिन दूसरे हैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ रही थी तो उसके साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी वो इंक्रीज कर पाएंगे। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट है मेरे अकॉर्डिंग, कहीं वो नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया है, तो पावर जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इन सारी चीजों के ऊपर आगे हमें इंपोर्ट के ऊपर भी मिला हुआ है, तो वो सारी चीजों पे भी बहुत अच्छा हम लोगों को आगे मिलने वाला है। गवर्नमेंट आगे फोकस्ड है कि आगे अपने पास में जो पावर सप्लाई और जो इन्होंने टीडीएस के ऊपर भी दिया है, सीनियर सिटीजन्स को रिबेट दी है जो 50 लाख की जगह पे 1 लाख कर दिया इन्होंने, एंड अपना जो रेंटल इनकम है वो कहीं पे इन्होंने 4 लाख से इंक्रीज करके 6 लाख की कर दी है, तो उनके ऊपर टीडीएस देने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सर्कुलेट जरूर होगा, जो खास तौर से हम लोगों को दिखाई पड़ेगा वो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब कभी किसी के पास में कुछ पैसा बचेगा ना तो वो कहीं ना कहीं अपने लग्जरी के ऊपर या फिर छोटी चीजों के ऊपर खर्च करेंगे। तो आज अगर आप देखोगे तो आपका एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे मैरिको, आईटीसी, इन सारे स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी बढ़त थी। आपकी ऑटोमोबाइल्स के ऊपर बढ़त थी, क्योंकि लोग बाग गाड़ियां और ये सारी चीजों के ऊपर परचेसिंग के ऊपर ज्यादा जाएंगे। तो बजट उसी अकॉर्डिंग अब आगे फोकस करेगा। जब अभी करेक्शन मोड है, करेक्शन मोड के अंदर शायद थोड़ा सा हम लोग और डाउन साइड पे जाएंगे, लेकिन ये रिजीम भी क्या नाम है अप्रैल से स्टार्ट होगी, तो अप्रैल के बाद से ही फिर और नई इन्वेस्टमेंट्स आने शुरू हो जाएगी। एफआईएस का भी इंटरेस्ट इस चीज के ऊपर बन सकता है, अगर एफआईएस के लिए कुछ और ये टैक्स स्लैब के अंदर कुछ डिस्काउंट दे देते तो और अच्छी हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है विनीत जी, वापस आऊंगी। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्रियदर्शी जी, मुझे लगता है काफी बहुत चर्चाएं थी इस बजट के पहले। कुछ लोग कह रहे थे राजनीतिक रूप से कुछ ऐसी चीजें देगी सरकार जिसका इलेक्शन में फायदा मिलेगा। आज मैंने ये भी सुना कि देश का बजट था या बिहार का बजट था, बिहार के लिए सब कुछ कर दिया, आंध्रा को इसलिए छोड़ा क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं। ये मैं वो प्रतिक्रिया बता रही हूँ जो आज सुनने को मिली हैं। लेकिन ओवरऑल जो बजट में तमाम चीजें हुई हैं, लोगों ने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, बहुत टाइम बाद कम से कम बजट में वो बातें तो आई हैं जो आम जन को लेके हम और आप डिस्कस कर सकते हैं, वरना ऐसी चीजें आती थी जो आम जनता से कनेक्ट ही नहीं थी, समझ ही नहीं आता था बात क्या करना है, या उसको सिर्फ इकोनॉमी से देखते थे। लेकिन अब आज जो चीजें हुई हैं, क्या मानते हैं और कितना सफल आने वाले समय के लिए? देखिए, 2 सवाल आपने उठाए, एक बिहार को लेकर के और एक बजट के सरलीकरण को लेकर के। हाँ, बेहद सरल बजट है, ऐसा बजट जो सभी को समझ में आ रहा है। और इस बजट की जो सबसे बड़ी खासियत है जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो है कि ये इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज कर रहा है। अभी क्या था, सेंट्रलाइज्ड। सभी लोग कह रहे हैं कि इंफ्रा में निवेश नहीं हो रहा है या यहाँ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश नहीं हो रहा है, लेकिन एमएसएमई में तो निवेश की बात हो रही है। एमएसएमई में SC/ST महिलाओं को टर्म लोन 2 करोड़ तक कर दिया गया है, और एमएसएमई में और भी जो प्रावधान किए गए हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, आप फोकस सिर्फ इंडस्ट्री के बढ़ावे से पूरे देश को आप नहीं बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी आपको चाहिए। तो उस लिहाज से ये बहुत ही बेहतर ये बजट है। बजट में जो एक और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से लगता रहा है वो है कि मिडिल मैन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ नहीं कर पाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत उत्साहित नहीं रहती है। उस मिथक को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। मिडिल क्लास लोगों को भी इस बजट में वरीयता दी गई है। आप स्लैब जो एक इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसी को देखा जाए तो पूरे मिडिल मैन की इकोनॉमी को डिकोड कर रहा है, उस पर फोकस को जा रहा है। तो ये चीजें हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो बिहार को लेकर के कही जा रही है, देखिए, क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप वैसे राज्यों को प्रमोट करें जो बेहद पिछड़े हैं। भारत के संविधान में इसका प्रावधान, ये संवैधानिक हक है क्षेत्रीय विषमता को दूर किया जाए। उस लिहाज से अगर बिहार को कुछ मिल रहा है तो इससे राजनीतिक पार्टियों
में विरोध नहीं पैदा होना चाहिए। मैं तमाम लोगों को सुन रहा था, तमाम लोग एक सुर से बिहार को बेवजह ये बता रहे हैं, दोषी बता रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिहार ने बजट को लूट लिया है। बिहार ने बजट को लूटा नहीं है साहब, बिहार ने अपनी हिस्सेदारी ली है। मध्य प्रदेश का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, उसी तरीके से बिहार का हिस्सा है। और ये जो तमाम राज्य जो मैंने नाम लिया, इन राज्यों में भारी निवेश की जरूरत है, तभी जाकर के आप बूस्ट करेंगे। अभी तक क्या होता था, दक्षिण के राज्यों को विशेष प्रावधान दे दिया जाता था, महाराष्ट्र को स्पेशल पैकेज तो नहीं मिलता था, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए जाते थे, सेंट्रल स्कीम से जोड़ दिया जाता था महाराष्ट्र की योजनाओं को, जिससे बहुत फायदा होता था, गुजरात को होता था, दक्षिण के अन्य राज्यों को होता था। अब चूंकि बिहार को हो रहा है, पूर्वोत्तर को हो रहा है, तो ये कुछ राज्यों के नेताओं को अपच लग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समावेशी बजट है और आप बिना बिहार के विकास कर लेंगे क्या? बिना असम के विकास कर लेंगे क्या? अगर आपको विश्व गुरु बनना है, भारत को आर्थिक तौर पर दादा बनाना है, तो आपको सभी राज्यों को समान रूप से लेकर के चलना होगा। आर्थिक विषमता इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और उस समस्या पर चोट करता हुआ अगर ये पहला बजट है, तो इस बजट को हृदय से स्वीकार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, न कि इसमें नुक्ताचीनी निकाला जाना चाहिए कि ये बिहार का बजट है, देश का बजट नहीं है। साहब, इससे पहले जब आपको मिलता था तब तो आप ऐसी भाषा नहीं बोलते थे। पूरे पंजाब के एक नेता का मैं सुन रहा था, हरित क्रांति का पूरा लाभ किसने लिया? पंजाब और हरियाणा ने लिया, उन राज्यों ने लिया। और उसी दौरान बिहार में जब बात होती थी बाढ़ की, तो बाढ़ पर उस समय तो कुछ नहीं किया गया। अब आज हो रहा है कोसी कॉरिडोर, ये वेस्टर्न कोसी कैनाल परियोजना अगर बजट में प्रावधान कर दिया गया है, तो यकीन मानिए, देखिए तकदीर बदलेगी उत्तर बिहार की। मिथिला ये मखाना बोर्ड की अगर स्थापना होगी तो यकीनन तस्वीर बदलेगी बिहार की। बिहार भी पंजाब के बनिस्पत आएगा, और एक बजट में नहीं, 2 बजट में नहीं, बिहार जैसे राज्यों को, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को, झारखंड जैसे राज्यों को, या अन्य जो क्षेत्रीय विषमता के राज्य शिकार हैं, उन राज्यों को साल दर साल कम से कम 10 वर्षों तक सतत बजट में विशेष प्रावधान की जरूरत है। तभी जाकर के आप विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। जिस तरीके से विकसित भारत के लिए कहा जाता है कि जीडीपी में 9% ग्रोथ कम से कम 25 सालों तक होना चाहिए, उसी तरीके से भारत के राज्यों में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। वो लग रहा है कि इस बजट में है। जिस तरीके से धन धान्य योजना की बात हो रही है, उसमें 110 जिले या शायद 110 जिलों की बात हो रही है, उससे भी क्षेत्रीय विषमता दूर होगी। उससे 1.70 करोड़ किसानों को फायदा होगा, कई जिलों को फायदा होगा। तो क्षेत्रीय विषमता दूर करना इस देश की बड़ी जिम्मेवारी है और इस देश की बड़ी समस्या है क्षेत्रीय विषमता। जी बिल्कुल ठीक है। खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? अभी भी शर्मा जी इसके बाद आ रही हो जल्दी से। खेमचंद जी, मुझे लगता है आज तो तारीफ मिली है, और तारीफ इसलिए मिली है, विपक्ष को छोड़ के सबने कहा लगभग, जो प्रतिक्रिया आई आज सुनने के लिए, कुछ डिस्कशन के लिए तो था। इनकम टैक्स में भी मिला, कुछ थोड़ा कमर्शियल सिलेंडर पे भी मिला, हेल्थ जो मेडिसिन है उनको लेके कुछ मिला, कुछ आया। हाँ, कहीं पे महंगाई की बात भी आई, रोजगार की बात आई कि इन पर बात क्यों नहीं हुई, एजुकेशन पर बात क्यों नहीं हुई। तो ये भी सवाल देखिए उठने लाजमी हैं, बिल्कुल हैं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस पर भी कोई बात हो, क्योंकि देश का बजट है तो जाहिर तौर पर सबकी उम्मीदें बंधी होती हैं सरकार से। ओवरऑल ठीक था। अब सवाल मेरा आपसे ये है, एक संकल्प लेके चले हैं, आज एक जिक्र किया गया GYAN। अब GYAN हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और 2047 का संकल्प भी लेकर चल रहे हैं। उस जीडीपी को बैलेंस करके रखना, उसकी ग्रोथ को उस रफ्तार में बदल कर रखना, कैसे एक चुनौती जैसा मानते हैं, कैसे करेंगे? नमस्कार जयंत, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। राखी जी, बहुत अच्छा बजट है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और एक टैक्स पेयर के नाते बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक मिडिल क्लास वर्किंग क्लास होने के नाते बहुत खुश हूँ। तो हम लोग 15-16 साल से टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से बड़ी राहत कभी भी किसी भी बजट में नहीं मिली। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2014 के बाद लगातार फायदा दिया, ग्रेजुअली दिया, और इसीलिए जो 2 लाख की लिमिट हुआ करती थी उसको 60 तक पहुंचाया। लेकिन आज एकदम उसको 12 लाख, और 12 लाख में भी हम स्टैंडर्ड डिडक्शन यदि ऐड कर देंगे तो 13.25 लाख, लगभग 13 लाख रुपए का जो छूट है, वहां तक 0 टैक्स रहेगा। एक बड़ी राहत है। और यही नहीं, उसके बाद जो स्लैब है उनको भी कम किया गया, उनको बढ़ाया गया है। तो जो कैलकुलेटेड टैक्स आएगा वो बहुत ही कम आएगा। तो हर एक टैक्स पेयर को लगभग 10,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक का बेनिफिट होगा, जो एक बड़ी बात है।
और हम सभी के लिए खुशी की बात है। दूसरा, उन्होंने सीनियर सिटीजन को भी बेनिफिट दिया इसके ऊपर कि भाई जो एफडी पे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है वो अब 1 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। ये बहुत बड़ी राहत है हमारे सीनियर सिटीजन को। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई पैसे जमा कर देते हैं और उसमें जो पैसा आता है उससे अपना खर्चा चलाते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये ध्यान रखा, निर्मला जी ने ध्यान रखा कि भारत आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करे और उनके अनुसार अपने आप को तैयार करे। इसीलिए 10,000 इस वर्ष से मेडिकल की सीट बढ़ेंगी और डॉक्टर्स बाहर ना जाके अपने देश में बन पाएंगे। और आने वाले 5 साल में 75,000 सीट्स तो मेडिकल की एमबीबीएस की वो बढ़ेंगी। तो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। वैसे ही लगभग 65,000 सीट जो कह रहे हैं कि एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, वो बढ़ते नहीं है। लगभग 65,000 सीट हमारे आईआईटी में बढ़ेंगी। जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है, जो पूरे विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं में जो काम करते हैं लोग, उनको सप्लाई करते हैं, तो वहां पे बढ़ने वाली है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी पूरे विश्व में आज धूम है, उसके रिसर्च सेंटर 3 बनेंगे 5,000 करोड़ की लागत से। 1 करोड़ के आसपास गिग वर्कर जो ऑनलाइन एप्स, ऑनलाइन कंपनी के साथ काम करते हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं है, उनको कोई सपोर्ट नहीं है, उनका कोई माई बाप नहीं है, तो उनको मान सम्मान देने का काम, रिकॉग्नाइजेशन देने का काम, उनका रजिस्ट्रेशन करने का काम, उनको हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम, उनको सोशल सिक्योरिटी देने का काम इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो ऐसे 1 करोड़ वर्कर्स अब एम्पावर होंगे। किसान जो पहले महाजन के पास पैसा लेता था औने पौने दाम पे 2%, 3%, 4% पर मंथ, जो साल के बाद लगभग 1.25, 1.5 गुना, 1.25 गुना तक हो जाता था, जिसको उतारना लगभग इम्पॉसिबल था, उस जाल से बाहर निकाला। किसान क्रेडिट कार्ड दिया, आज एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, उसमें लिमिट को बढ़ा के 3 लाख से 5 किया है। अब किसान अपने जो बेसिक काम है उसके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बैंक जाएगा, लोन लेगा और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो मिलती है, क्योंकि वहां पे भी कॉटन सब्सिडी देने का काम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। और ऐसे 100 जिले जहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, फार्मिंग प्रोडक्टिविटी जो कम है, तो उसको डिवर्सिफाइड करना, जिसकी जरूरत हमारे देश में, ताकि वो कमर्शलाइज हो सके और अच्छे रेट्स हमारे, अच्छी इनकम हमारे किसानों को मिल सके। दूसरा, वहाँ लैंड में जो कमी है या पानी की कमी है, सभी चीज पे कम्प्रीहेंसिव 360 डिग्री प्लान बना के काम किया जाएगा और 100 ऐसे जिलों को एम्पावर किया जाएगा कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी एट पार जो अदर जहाँ पे फर्टिलाइज लैंड है उसके अनुसार हो सके। तो ये किसानों के लिए काम है। तो हम लोगों ने किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा। और आज सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, उसका साइन क्या है? जो सकल घरेलू उत्पाद में जो घाटा होता है, तो घाटे को 4.8 इस साल का टारगेट 4.4 रखा है, और अभी भी जो वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें घाटा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि जो टारगेट था उससे कम, मतलब उससे बेटर परफॉर्म हमारी इकोनॉमी कर रही है। एक साइन है कि हमारी इकोनॉमी अपने घाटे को कम कर रही है। तो जब घाटा कम होता है तो उससे महंगाई भी कंट्रोल में रहती है और पूरे विश्व में एक मैसेज आता है कि हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ है। तो हम जो सपोर्ट देखते हैं तो वो सपोर्ट हमें बेटर तरीके से मिल पाता है। ठीक है, वैसे हम लोगों ने बताया तो भाई, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, कौन बोल रहे हैं? अब ये डिबेट बड़ी शालीनता से चलती है, अच्छी बात रहेगी, पहले सुन लो। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज कम हो रहा है, तो ये दोनों ही इतने बड़े स्ट्रॉन्ग साइन है कि हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और हम लोग स्ट्रॉन्ग है, हमारा नेतृत्व स्ट्रॉन्ग है, हमारी नीति स्ट्रॉन्ग है, हमारा नेता स्ट्रॉन्ग है। ये बजट बहुत अच्छा है। मैं समझ देशवासियों को, विशेषकर आपका चैनल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखा जाता है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर राज्य के लिए इसमें है। क्या मिडिल क्लास मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है? बहुत सारे स्टेट्स में देखा जाता है। यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा, सिर्फ एमपीसीजी नहीं, बहुत सारे स्टेट्स है सर। वी आर नेशनल चैनल। आपने कहा इसलिए मुझे कहना पड़ा। डोमिनेटली एक हर एक का एक अपना चित्र रहता है। एग्री, सॉरी फॉर दैट कि आप नेशनल चैनल हो, हर जगह देखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या मिडिल क्लास एक पर्टिकुलर राज्य में, बिहार में ही है? नहीं, सभी जगह है। क्या किसान सिर्फ बिहार में? सब जगह है। कुछ लोग जो अपनी समुचित सोच रखते हैं वो अनाप-शनाप बातें कर रहे हैं, अदरवाइज पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। मेरे जैसे जो टैक्स पेयर हैं, जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं, आप जैसे नौकरी पैसे वाले लोग हैं, सब इसका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आज क्योंकि आज चर्चा थोड़ी सी हमने देर से शुरू की थी, इसलिए समय की मेरे पास सीमा है। मैं चाहती हूँ सब लोग अपनी बात एकदम अच्छे से रख लें, इसलिए मैं बीच में बार बार इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ। बीबी शर्मा जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, बोलिए। और आप लोग तो आज नाखुश हैं, तो मुझे कोई सवाल ही नहीं करना, क्यों नाखुश हैं, और अपनी बात के साथ इसका जवाब दे दीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट किया आपने? हेलो, हाँ अब आ रही है, बोलिए।
जी निशान जी, इसके हम बाद नाखुश नहीं है जी, नाखुश नहीं है हम बिल्कुल भी, हम पूरी तरह खुश हैं। हमारी उम्मीद पे पूरी तरह ये बजट खरा उतरा है, क्योंकि इस बजट से हमने कोई उम्मीद नहीं रखी थी और वो उम्मीद हमारी पूरी हो गई है, सीधी सी बात है। इसलिए हम इसमें नाखुश नहीं है। अगर हमने कोई उम्मीद करी होती और वो उम्मीद हमारी पूरी ना होती तो हमें महसूस होता भाई हमने कुछ उम्मीदें करी थी और वो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं। साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से बता दिया जी, इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिल गई है, मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया है, हर चीज बड़ी शानदार तरीके से इन्होंने बताया। कर्ज कम हो रहा है, 55 लाख करोड़ था 67 सालों में विदेशी कर्ज, और आज 225 लाख करोड़ का हो चुका है। क्या ये कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? शायद मुझे गणित ना आता हो सकता है मैं भूल गया हूँ, गणित हिसाब किताब लगाना भूल गया हो। क्या आप जरा बताएंगे मुझे, 55 लाख करोड़ ज्यादा होता है या 225 लाख करोड़ ज्यादा होता है? ठीक है जी। दूसरी बात इन्होंने बात करी कि जी किसान जो है अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। महाजन से सूद पे उधार लेता था। क्रेडिट कार्डों का आपको पता है, क्रेडिट कार्ड की सीमा में 3.3 से लेकर 4.2 तक होता है इंटरेस्ट चार्ज। क्रेडिट कार्ड की सीमा को तो बढ़ा के आगे कर दिया गया, लेकिन जब वो क्रेडिट कार्ड यूज करेगा और जब क्रेडिट कार्ड कंपनियां उससे वसूली करने के लिए उसके घर पे पहुंचेंगी तब इन्हें कौन बचाएगा? किसानों को। आपने कहा कि अब उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, लेकिन वो बैंकों में जाके तो हाथ फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? किसानों के लिए आपने क्या इसमें दिया बताइए? क्या किसी किसान का ऋण माफ करा गया? क्या किसी राज्य के किसान का ऋण माफ करा गया? क्या किसी खाद में छूट दी गई? खाद में सब्सिडी बढ़ाई गई? डीजल पंप सेटों पे सब्सिडी बढ़ाई गई? किस चीज में बढ़ाई गई? कैसे किसान इससे खुश होंगे? आज मैं इस बात को देके बजट को लेके बड़ा खुश हो रहा था मैं भी। हाँ ठीक है जी, मेरे घर परिवार वाले भी लोग बड़े खुश हो। मेरे छोटा बेटा है, मेरे पड़ोस में रहता है एक मेरे दोस्त का छोटा सा बेटा। अंकल बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जा बेटा चल इसी बात पे बिस्कुट खा। मैंने उसे 10 रुपए दिए, जाके वो पार्ले का बिस्कुट का पैकेट लेके आया। अंकल आप तो झूठ बोलते हो, कहाँ महंगा हुआ है कुछ भी? देखो 10 रुपए का बिस्कुट ही तो आता है। 10 रुपए का मैं पहले भी लाता था, 10 रुपए का अभी भी लाता हूँ। मैंने कहा बेटा जरा इसका वजन पढ़। ये 10 रुपए का बिस्कुट जब आता था पहले इसमें 100 ग्राम वजन होता था, आज इस पे 46 ग्राम वजन है। खैर वो छोटा बच्चा था, उसे समझ में नहीं आया, लेकिन बड़े बच्चों को तो समझ में आ सकता है, बड़े लोगों को। तो यही चीज बढ़ाई गई। इनकम टैक्स का स्लैब तो बढ़ा दिया गया, लेकिन बाकी जो हमें महंगी चीजें लेनी पड़ेंगी और उसके बाद हमारी बचत कहाँ बचेगी? जब आज हमें खाद्य तेल जो है 150 रुपए 250 रुपए लीटर खरीदना पड़ेगा, तो फिर कहाँ बचत होगी? जब हमें अरहर की दाल 280 रुपए किलो खरीदनी पड़ेगी, कहाँ हमारी बचत होगी? जब हमें आलू, आज से चलिए सीजन है, सस्ता हुआ पड़ा है, सीजन ऑफ होती है जब आलू हमारा 40 रुपए किलो पहुंच जाएगा, कहाँ बचत होगी? आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो सस्ते कर दिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल करने के बाद जब हम आपसे घर में लाके चार्ज करेंगे और जब महंगी बिजली का भुगतान करेंगे, पूरे 12 महीने 10 रुपए किलो ही मिले, ऐसा चाह रहे हैं क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता। इस्तेमाल करेंगे फिर उस महंगी बिजली का बिल कौन देगा? आपने बड़े प्यारे तरीके से घोषणा कर दी, ईवी सस्ते कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सस्ते कर दिए। बिजली तो महंगी की महंगी है, बताइए। पेट्रोल सस्ता करा, डीजल सस्ता करा, क्या चीज आपने सस्ता करा? एलईडी पैनल आपने सस्ते कर दिए, लेकिन जो क्लासरूम में जो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होती है वो आपने सारे महंगे कर दिए। शिक्षा के ऊपर फर्क आप डाल दिया या नहीं डाला? आज की डेट में हर स्कूल में स्मार्ट क्लासेस बनाई जाती हैं, जो स्मार्ट क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाते हैं वो आपने महंगे कर दिए। इनडायरेक्टली आपने महंगा कर दिया। आप कह रहे हैं हमने सस्ता कर दिया, हमने बजट में सबको खुश कर दिया, हमने बजट में सबको खुश कर दिया। कैसे खुश कर दिया साहब? अब ये तो ढोल पीटे जाएंगे, कोई बात नहीं, ये तो सत्ता पक्ष है, इनको तो हमेशा ये ढोल पीटना होता है कि हमने सब कुछ सस्ता कर दिया है। लेकिन आप बाजार में तो उतर के देखिए कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। आप कुछ कह नहीं थी, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, बोलिए। नहीं, मैं बस इतना कह रही थी कि वो आलू का एक जिक्र निकला था, तो मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस क्या चाह रही है कि 12 महीने 10 रुपए किलो ही मिलना चाहिए, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता। आलू प्याज का उतार चढ़ाव तो सर हमने बड़े बड़े आंदोलन देख लिए, तो मुझे लगता है ये तो समय की और स्थितियों के हिसाब से होता है। बट ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं महंगाई को लेकर और भी लोगों ने बात उठाई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज विपक्ष ने बात की, माना जा सकता है और उस पर काम करने की बाकी जरूरत है, होना भी चाहिए। निशान जी अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा। निशान जी, आज ऐसा क्यों हुआ कि अखिलेश यादव को भी मैंने सुना, डिंपल जी को भी मैंने सुना, और मतलब बजट पे बहुत ज्यादा फोकस ना करके कुंभ की घटना के आंकड़े मांग रहे थे? जायज है सवाल, होना भी चाहिए। कोई जिस तरह से घटनाक्रम वहां हुआ है, बिल्कुल आंकड़े जारी होने चाहिए, लेकिन बजट पर नहीं बोले हैं। बजट को उन्होंने बस एक कंपेयर उस तरह से कर दिया, क्यों? तो मुझे आप बता दीजिए, समाजवादी पार्टी को बजट कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आज की डिबेट के माध्यम से राखी मैडम पहली बार बता दूं कि जिंदगी में कभी ऐसी बार महसूस नहीं हुआ संदेश चैनल पे कि जैसे पहली बार आज रेस में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दौड़ी हो और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और प्रेस के लोग ही जो बढ़ाते रहे वो आगे। खैर छोड़िए, समय की सीमा आप लोगों के पास कम होती है। अगर बात सिर्फ कुंभ की आप कर लेंगे तो कुंभ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बजट है, वो तो निर्धारित है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पक्ष में ही बजट आना था, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। लेकिन अगर आप बात कुंभ की ही करके ले लेंगे, जो हाई टैक्स इतना बनाया गया कि चप्पे चप्पे के ऊपर कैमरे लगाए गए, हर घंटे बताया जा रहा 1 करोड़ लोग नहा लिए, 2 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 4 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया।
मैं और समाजवादी पार्टी और संदेश न्यूज चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, इतनी हाईटेक होने के बाद भी इतनी सारी मौतें हो गई, सरकार आंकड़ा नहीं दे पा रही है। मैं बजट को लेकर के बात आपसे करूंगा और करना भी चाहूंगा। बजट की बड़ी अच्छी बातें हैं कि बजट भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, लेकिन बजट में मुझे बता दीजिए कोई आटा सस्ता हुआ हो, कोई गेहूं सस्ता हुआ, कोई अनाज सस्ता हुआ हो, कोई दाल सस्ती हुई हो, कोई बिस्किट सस्ता हो। अगर किसानों के माध्यम से देखा जाए तो किसान को कर्ज मुक्त किया गया हो, अगर कोई भी छूट आप मुझे बता दीजिए जो एमएसपी पे लागू की गई है। लेकिन मैं तो आज आप उत्तर प्रदेश में इतना परेशान उत्तर प्रदेश है कि विश्व स्तरीय जो कुंभ लगाया गया उसमें लाशें, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही पता लग रहा है कि लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, करोड़ों लोग, हजारों लोगों की तादाद में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है कि डिजिटल कुंभ का विस्तार किया गया है। लेकिन ठीक है, अगर आप बात कंपैरिजन बजट से करना चाहेंगी तो बजट के आंकड़ों के साथ साथ उत्तर प्रदेश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है और विश्व जानना चाहता है संदेश चैनल के माध्यम से कि कितने लोगों की मौतें हुई, कितने लोग लापता हैं, कितनों को मोर्चे में रखा गया है, कितनी माओं को परेशान किया जा रहा है, कितनों के 3-3 साल 4-4 साल के बच्चे मासूम। फिर अगर आप बात कंपेयर दोबारा से संदेश चैनल को ही कहूंगा क्योंकि कई चैनलों के माध्यम से अभी भी पता लग रहा है कि बजट की कंपैरिजन तुमसे ना की जाए तो आप बता दीजिए बजट में किसान को कोई लाभ मिला हो, कर्जा मुक्त किया गया हो, बिजली कटौती कोई हुई हो। हाँ ठीक है, टैक्स की आप बात कर रहे हैं, 12 लाख रुपए का टैक्स पे आप घटा दिया, 80,000 रुपए कर दिया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भारत जो है किसानों का देश है, किसानों के अंदर नाज की बात होती है, नमक की बात होती है, चीनी की बात होती है, आटे की बात होती है। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के नागरिकों की बात कर रहा हूँ और कुंभ की बात कर रहा हूँ कि जो माएं तड़प रही है, जो बच्चे तड़प रहे हैं अपनी माओ से दूर होने पर। किसान एक नहीं, बड़े बड़े साधु संत बता रहे हैं सभी चैनल के माध्यम से, बड़े बड़े पत्रकार हैं, कई पत्रकारों के साथ मारपीट पुलिस के माध्यम से की गई है कि आप मोर्चे के अंदर जाकर के क्यों आप ये आंकड़ा जानना चाहते हैं। लेकिन आप फिर भी मैं कहूंगा जो ये सरकार झूठ के आधार पर चल रही है, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ रथ रोका है। और बात अब अगर आप अखिलेश यादव की करेंगे तो अखिलेश यादव ने इसलिए कंपैरिजन कुंभ से किया है कि जब डिजिटल भारत है, डिजिटल कुंभ है, जब अगर जिस देश में बजट पेश किया जा रहा हो उस देश में लाशों की भी संख्या बता दे तो अच्छा है, उनके चेहरों को डिजिटलाइज कर दिया जाए, जो माएं अपने बच्चों के फोटो लेकर के कुंभ में तड़प रही हो, तो चैनल दर चैनल जारी हो, जो थाने दर थाने जारी हो कि हमारे बच्चों को कोई पता हो तो आप बताइए। जब इतना हाईटेक कुंभ को बनाया गया है, तो इतना हाईटेक बजट को बनाया गया है, तो मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के मेरे बहुत ही वरिष्ठ साथी बैठे हैं, संदेश चैनल पे बड़े बड़े पत्रकार बैठ के इस टाइम डिबेट कर रहे हैं, मुझे बता दें कि नमक सस्ता हुआ है, जिस सिलेंडर की आपने बात की है 7 रुपए सस्ता हुआ है, 6 रुपए सस्ता हुआ है। आपको मैं बता दूं जब सिलेंडर महंगा हुआ था तो 150 रुपए महंगा हुआ था, 60 रुपए महंगा हुआ था, 55 रुपए महंगा हुआ था। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने बड़ी साथी को पता करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि आटा कितना सस्ता हुआ, चीनी कितनी सस्ती हुई, एमएसपी लागू होने में कितना देर लगेगी, ठीक है निशांत जी, होने में कितना टाइम लगेगा, अगली बिल सस्ता में क्या लाभ इनको मिलेगा। कोई भी मुझे भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, संदेश चैनल के माध्यम से मेरे क्वेश्चन का जवाब दे और उत्तर प्रदेश की जनता का जवाब दे कि कुंभ में जो मारे गए लोग हैं इनकी लाशों का ठीक है। चलिए मेरे पास क्योंकि समय की सीमा है पर आप क्योंकि जवाब ही चाह रहे हैं, खेमचंद जी प्लीज इनको आंसर कर दीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ लेकिन निशांत जी, ये देश का बजट था, महंगाई का अपना जिक्र हो सकता है, आटा दाल चीनी शक्कर बिस्किट की बात बिल्कुल जायज है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन हम देश की इकोनॉमी 2047 का संकल्प, इन तमाम चीजों पर फोकस था ये बजट। सिर्फ एक मिनट राखी, अगर मैं टेक्निकली बता दूं तो जिस कदर जनसंख्या बढ़ती है तो रोजगारी बढ़ती है, अगर रोजगार बढ़ रहा है तो बजट इनको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंकड़े और किसानों की भुखमरी की बात करना चाहूंगा, बेरोजगारी पे बात करना चाहूंगा। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर इतना हाईटेक कुंभ लगा है उसमें लाशों की संख्या, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आटा दाल चीनी शक्कर यदि सस्ता कर दिया जाता, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, टैक्सेस की बात थी उनमें कुछ नहीं होता तो ये बैलेंस होता, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हम ऐसा नहीं, मैं बार बार एक चीज पर जोर दे रही हूँ, मैं डिनाई इस चीज को नहीं कर रही हूँ, लेकिन देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए इस बजट को रखा गया है। मैंने अर्थशास्त्र से हाँ बोलिए खेमचंद जी, क्योंकि अब उन्होंने बात ही ऐसी छेड़ी, सवाल बहुत है मेरे पास लेकिन समय की सीमाएं, बोलिए। ये शायद ये हमारे मित्र शायद पढ़ के नहीं आए, फ्री राशन ऑलरेडी दिया जाता है, तो हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन विश्व में सबसे कम है।
राशन दिया जा रहा है, फ्री राशन दिया जा रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। परिवार के लिए कर रहे हैं, और नहीं है तो उसको बेच भी रहे हैं, तो उसकी वजह से राशन ऑलरेडी कंट्रोल में है। अब मिडिल क्लास को सीधा बेनिफिट दिया गया है। अब वो जो चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे इन्वेस्टमेंट करे, कुछ अपना सामान खरीदना चाहे सामान खरीदे, जो उनको करना वो करे, तो सीधा सीधा मिडिल क्लास को बेनिफिट दिया है। तो मिडिल क्लास से नफरत मत रखो, मिडिल क्लास का बेनिफिट क्या है, युवाओं के लिए नए मौके क्रिएट किए गए हैं कि उनको नई एमबीबीएस की सीट मिलेंगी, मेडिकल की सीट मिलेंगी, और IIT में 65,000। एक सेकंड, हाँ बीबी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। भाई साहब ने बात करी कि राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, और आप बजट की तारीफें कर रहे हैं। फ्री में 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है, किस वजह से? 80 करोड़ लोग गरीब, आज भारत की आबादी में 40 करोड़ लोग गरीब। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि देश की इकोनॉमी पे हम बात कर रहे थे, कल आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी, देश का बजट था, अर्थव्यवस्था को लेकर बात है, सबको बैलेंस करने की कोशिश है, मानते हैं इन तमाम चीजों को, लेकिन पता नहीं क्यों अभी ये चर्चा ऐसे आ गई कि आटा दाल चीनी पर आकर रुक गई। इससे कहां हम ग्रोथ करेंगे? सवाल को मैं काट नहीं रही हूं, लेकिन हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। खैर, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे लगता है देखिए, टैक्स में छूट मिली है, आवाम खुश है, जनता क्या चाहती है, जनता से कनेक्ट करती हुई चीजें। पहली बार आटा दाल चीनी महंगा नहीं हुआ है, पहले से ये चीजें चली आ रही थी, उस चीज को समझना पड़ेगा। विपक्ष है, उनके सवाल जेन्युइन जायज हो सकते हैं, वो करें, लेकिन अब इसकी रफ्तार को कैसे बढ़ाना है, कैसे उन चीजों को पूरा करना है, इंप्लीमेंट आप कितना करके दे पाएंगे, ये सरकार के लिए चुनौती जैसा है। और जाहिर तौर पर इस पे आने वाले समय में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।